नमस्कार, जिन टीवी देख रहे हैं आप, मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने खटीमा में सुनी लोगों की समस्याएं। जिला पंचायत सदस्य की मौत पर जताई संवेदना, परिजनों को दिया मदद का भरोसा। सपा प्रमुख के बयान से साधु संतों में नाराजगी। कनखल में सनातन धर्म को टारगेट करने का लगाया आरोप। माफी मांगे अखिलेश यादव। देहरादून में ट्रैफिक सुधार में जुटी यातायात पुलिस। अधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। मौजूदा ढांचे में सुझावों से होगा बदलाव। कोसी नदी के तेज बहाव में बहा नाबालिग। पिता के साथ नहाते समय हादसा। एनडीआरएफ ने निकाला शव। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के दूसरे चरण की यात्राओं की तैयारियां शुरू। उत्तरकाशी डीएम ने सुविधा और सुरक्षा के दिए निर्देश। अब तक 6 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी। शनिवार तक यहां करीब 1,67,792 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस यात्रा के लिए अभी मौसम शुष्क है, इससे यात्रियों में उत्साह बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब, जो कि एक 5वां धाम वहां का माना जाता है, 10 अक्टूबर को कपाट वहां के बंद हो रहे हैं। बता दें आपको कि 25 मई को ये कपाट जो थे वो खुले थे। इस दौरान कई दर्शनार्थियों ने इसमें दर्शन भी किए थे, लेकिन अब चंद दिनों के बाद ये कपाट बंद होने वाले हैं। हिमांशु, निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो हेमकुंड साहिब है, उसके कपाट की जो है तिथि सामने आ चुकी है और 10 अक्टूबर को उसके कपाट बंद होने हैं। इसके साथ ही साथ सबसे पहले जो इस वर्ष ये यात्रा शुरू हुई थी, ये 25 मई को हुई थी और तकरीबन अभी तक 1,60,000 से अधिक जो सिख तीर्थ यात्री हैं वो वहां पर दर्शन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट है, उसने कपाट बंद की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। रोजाना अभी वर्तमान समय में थोड़ा मानसून की वजह से यात्रा ढीली पड़ी थी, लेकिन अब जो रोजाना की वहां पे यात्रियों की संख्या है वो तकरीबन 1,500 से 2,000 के आसपास रोजाना जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं। और जो ट्रस्ट है गुरुद्वारे का, उसका अनुमान भी यही है कि जो अंतिम दिन होंगे, जिस दिन ट्रस्ट गुरुद्वारा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, तो उस दिन तकरीबन 2,500 के आसपास लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ अब उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है वो भी एक तरीके से अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तकरीबन 1 महीने बाद ही चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिवाली भी नजदीक है और दिवाली के समय ही उत्तराखंड में चारधाम होते हैं चारधाम, इनके कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और दिवाली से पहले ही जो है चारधाम के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र दे, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि दिवाली से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट बंद होने की जल्द घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही अगर चारधाम यात्रा के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक तकरीबन जो है 36 लाख का ये आंकड़ा पहुंच चुका है और यात्री अभी भी चारधाम यात्रा कर रहे हैं। अभी जो बद्रीनाथ का जो आंकड़ा था वो 10 लाख को पार कर गया है और जो केदारनाथ का आंकड़ा है वो 12 लाख को छूने वाला है। इसके साथ ही साथ यमुनोत्री की बात कर ली जाए तो तकरीबन जो है वो भी आंकड़ा 6 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो गंगोत्री धाम है
वो आंकड़ा 6.5 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो कुल मिलाकर 36 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में जो है चार धाम यात्रा कर चुके हैं और आने वाले समय में अभी क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 माह का समय और है, तो ऐसे में चार धाम यात्रा में जो है यात्रियों की संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत सीएम धामी खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सीमांत मेलाघाट क्षेत्र पहुंच करके लंबी बीमारी के चलते अपनी जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कन्हैया कुमार के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता कन्हैया कुमार लंबे समय से कैंसर की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। इससे बीते दिनों उनकी मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री ने मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात कर मृतक के परिवार को अपना परिवार मानते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार से बहुत वर्षों से जुड़े रहे हैं और हमारे चाचा जी उनके काफ़ी नज़दीकी, उनके काफ़ी करीबी थे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। धामी जी ने कहा कि इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जब भी कोई आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। उन्होंने काफ़ी ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि ये परिवार मेरा अपना परिवार है और मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आवश्यकता होगी, आप लोग मुझे कभी भी निसंकोच बताइएगा और मैं हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर के टिप्पणियां की हैं। इसके बाद साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार के साधु संतों ने कनखल चौक पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका। उनके बयान पर माफी मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, साधु संतों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चढ़कर सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रही हैं। साधु संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें हरिद्वार में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सारे संत समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वो कल लीपापोती कर रहे थे कि मैंने ये टिप्पणी संतों पर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ पे की। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर मठ के महंत हैं और राजनेतावाद में हैं। अगर वो आदित्यनाथ को भी ऐसा कह रहे हैं तो ये संत समाज का अपमान है। ये संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी संतों के नेतृत्व में सभी अखाड़े आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये उनको एक संदेश है। अगर वो नहीं सुधरे, सनातन धर्म पर कुटाराघात करते रहे तो संत समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करेगा। उनके पिताजी मुल्ला कठोर सिंह ने हिंदुओं की हत्या की थी, सर्वविदित है। उसी पैटर्न पर, उसी कदमों पर चल रहे हैं। अखिलेश हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं और सनातन धर्म के संतों को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूं कि मुल्ला कठोर सिंह तो झेल ले गए, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे हिंदुओं के शराब को। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी आकर के और उन्होंने संतों से माफ़ी नहीं मांगी तो उनके पुतले पूरे देश में फूके जाएंगे। काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा अचानक से काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर एक बैठक ली, जिसमें पुलिस का जनता के साथ व्यवहार पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कप्तान मिश्रा ने कहा कि बैठक में गश्त और रात्रि चेकिंग की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस का जनता के साथ व्यवहार उचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो काम पुलिस का है वह अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, जिससे कि जनता पर पुलिस के प्रति विश्वास और गहरा हो सके। जनता का स्नेह और प्रेम तभी मिलेगा जब हम जनता में यह विश्वास पैदा करें कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। ये काशीपुर क्षेत्र के सभी थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज की आज मैंने इस मोड़ पर एक बैठक ली। इनकी बातों को सुना और गश्त, पिकेट और जो रात की चेकिंग होती है उसके लिए जानकारी ली। इनको निर्देशित किया। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता है कि सब गश्त चेकिंग के साथ साथ पुलिस का व्यवहार भी बहुत उचित रहना चाहिए। उस विषय में भी इन लोगों से वार्ता की।
और अभी कुछ जो थाने इंचार्जों के ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें मैंने इनको निर्देशित किया कि जो काम पुलिस का है उसको अपने अच्छे व्यवहार के साथ करें, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के कॉलेजों के छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी। उत्तराखंड पुलिस यातायात महानिदेशक अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इसके लिए कॉलेजों के 200 छात्र छात्राओं को एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक द्वारा चिन्हित किया गया है, जो इसके लिए सक्षम है। इसकी मदद से देहरादून के मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुसार उसकी क्षमता का आकलन करके एक बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए जाने को लेकर सुझाव मिल सकेंगे, जिससे भविष्य में देहरादून के बढ़ते ट्रैफिक दबाव की व्यवस्थाएं पूर्व से ही की जा सके। है जो दून में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, वो भी एक बार देख लेंगे कि जो पैचेज़ हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर क्या रीज़न है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस में वो लोग अपने सुझाव जो है कंपाइल करेंगे और एक हफ्ते की स्टडी हम लोग कोशिश करेंगे करवाने का। तो इस बारे में जो हमारे एसपी ट्रैफिक हैं और सी ट्रैफिक हैं वो जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इन दिनों बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आवागमन का क्रम जारी है। इसी महीने में 22 दिनों की अवधि में इन दोनों धामों में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। बीते सालों की यात्रा की तुलना में इस यात्रा काल में प्रारंभ से ही यमुनोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख पार हो गया। गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे। मौसम साफ होने से इन धामों में तीर्थयात्रियों की आवाजाही में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को बढ़ाते हुए सड़कों के सुधार व यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। रामनगर में रविवार की शाम अपने पिता के साथ कोसी नदी में नहाने गया एक 12 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने कोसी नदी में बहे बालक को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी से किशोर का शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। लगभग 3:50 पे हमको सूचना प्राप्त हुई जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि कोई पुछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया जाए। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं, उनके 3 बच्चे यहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे। जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र लगभग 12 वर्ष बह गया, जो लगभग 6 बजे जिसका शव की तरफ टनकपुर चंपावत एनएच पर सेवाला के समीप पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से लगातार मलबा आ रहा है। 4 दिनों तक लगातार हो रही बारिश के बीच सेवाला के मलबे के चलते एनएच पूरी तरह से जाम रहा। मौसम साफ होने के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मलबा साफ करने के कुछ देर बाद ही मलबा फिर आ रहा है। मलबा हटाए जाने के बाद रास्ते में फंसे छोटे वाहन निकाले गए थे। लग रहा था कि अब यातायात सामान्य हो जाएगा, लेकिन रविवार की सुबह सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर व भारी मलबा आया। अब मौके पर पानी भी रिस रहा है। इस वजह से तैयार की जा रही सड़क धंस रही है। मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। एनएच की ओर से काफी मशक्कत कर एनएच को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। रविवार शाम को डीएम नवनीत पांडे ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाए जाने के कार्य का निरीक्षण किया और एनएच के अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली।
किलोमीटर 106 है जो स्वाला गांव के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी हैवी स्लाइड आया था और 12-13 तारीख की बारिश के बाद यहाँ काफ़ी डैमेजेस हुए थे। यहाँ की हमारी जो एनएच की टीम है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है और जो हमारा जो लूज रॉक है वो बहुत ज़्यादा है। हमने प्रयास किया था पिछले 2 दिनों में कि हम लोग लाइट व्हीकल को क्रॉस कराएंगे और उसके बाद हमने कल एफर्ट्स किए थे कि हैवी ट्रैफिक भी जो है वो क्रॉस कराया जाए, लेकिन हैवी ट्रैफिक जैसे ही हमने पार कराने की कोशिश करी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग हुई है और वो अनसेफ हो गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि एनएच की टीम सुबह लगभग 6 बजे से काम कर रही है और लगभग 11-12 घंटे के बाद भी हम लोग अभी सक्सेस नहीं आ पाई है। हमें उम्मीद है कि हम लोग मे बी आज शाम या कल सुबह तक लाइट ट्रैफिक के लिए हम लोग इस वहाँ मार्ग को खोल पाएंगे। युवा पत्रकार संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि यह दिन बेटियों को विशेष सम्मान देने का दिन है। लच्छीवाला में आयोजित गोष्ठी में विशेष अतिथियों ने बेटियों को उपहार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी राजन गोयल ने कहा कि समाज और सरकार बेटियों को व्यापक अधिकार दिलाने और उनका समुचित विकास करने पर ध्यान दे रही है। साथ ही बेटियां भी देश और समाज का गौरव बढ़ाने में पीछे नहीं है। मुख्य वक्ता परवादून वार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों ने उल्लेखनीय कार्यों से अपने अभिभावकों और देश को एक नई पहचान दी। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि समाज में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। माँ को, बाप, पिता को और बेटियों को साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कहीं ना कहीं ये समाज पुरुष प्रधान है और बहुत सारी चीज़ों पे पुरुषों का वर्चस्व है। तो बेटियों को जो है पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को स्वावलंबी बनाना होगा, अपने पैरों पे खड़ा करना होगा और उनको जैसा कि कुछ छोटे से उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि बेटियां जो हैं या माएँ जो हैं या जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर खाना बनाने का काम करती हैं बहुत अच्छा, वो घर की साफ़ सफाई का, घर की पूरी जिम्मेदारी का काम करती है। वही रोज़गार के रूप में जब काम बाहर आता है तो उस पर वर्चस्व पुरुषों का होता है। पूरी दुनिया ने एक दौर में महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने वाली एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में समझ रखा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज प्रगति करता गया उसी तरह से महिलाओं ने भी और बेटियों ने भी अपने संघर्षों को आगे करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसके बावजूद आज हम इस दौर में खड़े हैं कि आज कोई भी भारतीय का या पूरी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं समझता कि उसके घर में सिर्फ बेटा हो। अगर उसके घर में आज एक बेटी है तो वह उसको पढ़ा लिखा के आगे तरक्की की राह पर आगे ले जाना चाहता है। देश में जहां भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हुए महिलाओं को एलपीजी गैस और घरेलू गैस से सुरक्षा की जानकारी देकर इसके प्रति जागरूक किया गया, वहीं उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में सुरक्षा दिवस मनाया गया। कलियावाला रोड पर स्थित ब्लॉक कॉलोनी में सोसाइटी के पास महाराजा भारत गैस एजेंसी के अधिकारियों ने भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन किया और महिलाओं को एलपीजी गैस, घरेलू गैस से सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत, उनको अवेयर कर रहे हैं कि जिससे वो गैस या ना हो, तो लोगों को जागरूक करते हैं। महिलाओं को खास तौर से कि खाना वही बनाती हैं कि उनको ये बताया जाता है कि जो है गैस की अगर किसी प्रकार की गंध आए तो वो रेगुलेटर को बंद कर दें और तुरंत सूचना दें एजेंसी वालों को, और या अपने जो डिलीवरी मैन है उसको सूचना दें। खाना बनाते समय जो मतलब उनको सावधानी बरतनी है वो उनको बताया जा रहा है। ये इसी तरह की जानकारी उनको बताई जा रही है। दून सिख वेलफेयर सोसाइटी ने डोईवाला में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। महंत इंद्रेश अस्पताल और गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मौजूदा लोगों की आंखों की जांच की। शिविर में पहुंचे रोगियों में काला मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद व पुतली प्रत्यारोपण जैसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं, तो दून सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मरीजों का सारा खर्च उठाया जाता है। महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। समिति के संस्थापक ने बताया कि वह लगातार 43 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वह इस तरह के कैंपों का आयोजन करते हैं। ये 43वां शिविर है, क्योंकि साल में एक शिविर ये लगाते हैं, तो लगभग इन्हें 43 साल समझ लीजिए कि इन शिविरों को लगाते हुए हो गया। और बहुत ही इनका जो सर्वधर्म ये दून सिख वेलफेयर सोसाइटी है, धर्मनिरपेक्ष है और सारे लोग इसमें
कार्य कर रहे हैं। और हम डोईवाला श्री गुरु सिंह सभा जो है, हम भी इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जो गरीब आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल है आंखों की बात को करना, क्योंकि लेंस जो है करीब 10-15 हज़ार से शुरू होता है, 15 हज़ार से लेंस तो जो डाला जाता है आंखों में। तो ढूंढ सिंह वेलफेयर सोसाइटी जो है, यहाँ से सारे मरीजों को रखना, ले जाना, उनका खाना पीना और सारा ही खर्च, एक तरफ से सारा ही खर्च ढूंढ सिंह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया। ढूंढ सिंह वेलफेयर सोसाइटी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करना। समाज के जो बहुत पीछे रह गए हैं उनको, मतलब जो बहुत अवरुद्ध हो चुके हैं या कुछ भी नहीं कर पाते, उनको हर महीने पेंशन देना और स्कूलों में किताबें देना, पुस्तकें देना और ड्रेस देना, जैसी जैसी जरूरत है। और जब हमारा इंस्टॉलेशन डे होगा तो उस दिन हम उनको बच्चों को स्वेटर और कंबल देंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।